Okay, that's fine. So before under today, what is the today topic is we can I can write here, draw here, ventilator. This is the topic. Okay, so what we are doing in this class, we are going for the specific things like that. What is the ventilator? Okay, so before understanding the ventilator, you understand the two meanings. One is the breathing. First meaning is the breathing. What is the breathing? This is the very normal things. So breathing means only inhalation plus exhalation. Inhalation plus exhalation. ओके, अगर ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हम एक बार सांस अंदर लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड टू इनहेलेशन। दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन वेंटिलेशन का मतलब होता है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन प्लस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ O2 एंड CO2। दिस इज कॉल्ड टू वेंटिलेशन। अगर आपको दूसरी मीनिंग समझ में आ गई है, वेंटिलेशन का मतलब होता है कि सांस को अंदर खींचना, बाहर छोड़ना, और उसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना O2 CO2 का, दिस इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन से ही बनता है वेंटिलेटर। क्यों? अभी आपको इसकी डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। वेंटिलेटर का मतलब होता है अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेंटिलेटर इज ए मशीन, ये एक प्रकार की मशीन होती है, एक्ट एज ए आर्टिफिशियल लंग, जो किसकी तरह काम करती है? आर्टिफिशियल लंग्स की तरह काम करती है। कैसे करती है? इसमें तीन चीज होती हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन प्लस एक्सचेंज। exchange of O2 and CO2. So where these things happen in a machine, तो मशीन कैसी होती है? आर्टिफिशियली जो लंग्स की तरह काम करती है। ठीक है, सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर। मतलब एक लंग्स की तरह एक मशीन जो आर्टिफिशियली काम करती है, लंग्स से बाहर, ह्यूमन बॉडी से बाहर, जो गैसेस का एक्सचेंज करती है एज वेल एज इनहेलेशन एक्सहेलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। दिस इज कॉल्ड टू वेंटिलेटर। अब नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम हियर। दीज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग स्पेसिफिक थिंग्स। So ventilator alarm, first of all we can see the ventilator alarm. Sorry, I can delete from here these things. And you just mention the heading. This is called to ventilator alarm, or this is the very specific. Definitely you will be get your 1 to 2 questions from here. Okay, ventilator alarms. Sorry, this is the topic. There are the two type of ventilator alarm. There is the two type of ventilator. One is the HPA. HPA means high pressure alarm. Another is the LPA. LPA means low pressure alarm. ठीक है, कि वेंटिलेटर अलार्म कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। वेंटिलेटर में कुछ बीप्स आती हैं, सुनिए आपने कभी, अगर मूवीज में देखा होगा, अगर रियली में प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा, तो उसमें दो प्रकार की आवाजें आती हैं। एक तो हाई प्रेशर आवाज आती है, एक लो प्रेशर आवाज आती है। हाई प्रेशर का मतलब होता है कि देयर इज द हाई वॉल्यूम ऑफ द अलार्म, हाई वॉल्यूम ऑफ द अलार्म, बहुत हैवी वाली आवाजें आती हैं। लो मींस वेरी लो। अब यहीं से गेम शुरू होता है एम्स के अंदर। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। हाई प्रेशर अलार्म का मतलब, अब एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि पेशेंट, you are taking care of a patient, ठीक है, in the ICU, and suddenly you are getting the high pressure alarm from the ventilator. So what can I do? Being a RN के हिसाब से RN ने क्या करेगी? तो आपके पास में ऑप्शंस होंगे, चेक द कनेक्शन, चेक द लीकेज, और चेक द डिस्कनेक्शन, ओके, और डिस्प्लेसमेंट,
and inform to SCP healthcare provider, we can say doctor. So these all are options in front of you. Okay, and same as it is, they might be asking if there is a low pressure alarm, देन आर एन व्हाट कैन डू। अब दोनों ही कंडीशंस में आपके पास में दो अलग अलग सिचुएशन है, एक हाई प्रेशर अलार्म की है, एक लो प्रेशर अलार्म की है। हाई प्रेशर अलार्म का मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है, समथिंग रोंग विथ द पेशेंट, दिस इज द वर्ड यू मस्ट रिमेंबर। एचपीए मींस रोंग विथ द पेशेंट, ठीक है। अब जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें आपको किस पे फोकस करना है जी, हाई प्रेशर अलार्म जब भी बज रही है वेंटिलेटर में, बड़ी बड़ी आवाजें आ रही हैं, तो आपको किस पे फोकस करना है, पेशेंट के ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर जो अलार्म जनरेट होती है वो पेशेंट की वजह से जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि चेक द किंग्स, आरएन क्या करेगी सबसे पहले, जैसे सडनली बीप बजना शुरू हो गई है हाई लेवल की, जिनका वॉल्यूम ज्यादा है, तो आरएन क्या करेगी, चेक द किंग्स, चेक द ट्यूब्स, ट्यूब बाइट तो नहीं होगी कहीं पे, ट्यूब को ब्लॉक तो नहीं होगी कहीं पे, कहीं सीक्रेशंस की वजह से तो ट्यूब ब्लॉकेज नहीं हो गई है। तो दीज थ्री मेजर थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, आरएन बीइंग आरएन क्या करना है, चेक करना है। और चेक क्या करना है, पेशेंट के साथ में क्या क्या गलत हो रहा है, जैसे कि किंग्स हो सकती है ट्यूब, ट्यूब बाइट कर सकता है पेशेंट, और ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। तो पेशेंट से रिलेवेंट सारे पॉइंट कहां पे आएंगे, हाई प्रेशर अलार्म पे। ये आपको पता होना चाहिए। या फिर उसमें ऑप्शन में देगा कि जैसे हाई प्रेशर अलार्म बज रही है तो यू कैन इन्फॉर्म टू डॉक्टर, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे कि डॉक्टर साहब मरीज वेंटिलेटर वाला उस पर बहुत तगड़ी वाली अलार्म की आवाज बजने लगी, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ, तो यू आर फेलियर हियर। अगर आप बोलने लगोगे कि सर हाई अलार्म बज रही है, मैं क्या इसको कम कर दूं क्या, यू आर अगेन गो फॉर द फेलियर। कभी आप टर्न ऑफ कर सकते हो वॉल्यूम को, नहीं, अगर आपने कर दिया पेशेंट गया। क्यों? क्योंकि बीइंग ए आरएन रजिस्टर नर्स आपको पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर अलार्म का मतलब होता है कि कुछ गलत हो गया है मरीज के साथ में, समथिंग प्रॉब्लम विद द पेशेंट, आइदर मरीज ने ट्यूब को दांतों से दबा रखा है, आइदर ट्यूब को उसने किंक कर दिया है, या फिर ट्यूब ब्लॉक हो गई है सीक्रेशन की वजह से। तो इमीडिएटली बीइंग ए आरएन क्या करेगी, this is the most important thing, being a rn यहाँ पे क्या करेगी, एक अगर इफ ट्यूब इज किंक तो अनकिंक द ट्यूब, ट्यूब को क्या करेगी, अनकिक कर देगी, स्ट्रेट कर देगी उसको। इफ ट्यूब इज वाइट देन अनबाइट करवाएगी माउथ को खुलवा करके पेशेंट का। इफ देयर इज एनी ब्लॉकेज देन इमीडिएटली सक्शन एंड क्लीन इट द ट्यूब, ओके, सक्शन। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अनबाइट, अनकिंक और सक्शन, ठीक है। तीनों पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 अनबाइट और अनकिंक, और नंबर 3 पे सक्शन। फिर अगेन एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि हाउ यू कैन डू द सक्शन, देयर इज द सेवरल सॉल्यूशन अवेलेबल इन योर हैंड। फॉर एग्जांपल आरएल रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन पड़ा है, नॉर्मल सलाइन है आपके पास में, और कोई अदर सॉल्यूशंस है, डीडब्ल्यू है, सोडा बाइकार्ब है, म्यूकोमिक्स है, देयर इज अ सेवरल सॉल्यूशन, व्हिच सॉल्यूशन यू विल बी टेक, यू मस्ट रिमेंबर। फॉर एग्जांपल इफ यू आर choosing normal saline for the cleaning the tube, open the blockage, so then you are totally wrong, you are killing the patient। how I will let you know about them कि जैसे जैसे आप नॉर्मल सलाइन लेंगे ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए, ट्यूब में आपने 5 ml सलाइन डाला, तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सलाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर होता है वो तो सीक्रेशन के साथ में मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन नमक की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या होती है, मिक्सअप नहीं हो पाती है। सलाइन में क्या आता है, साल्ट आता है, तो ब्लॉकेज तो ओपन हो जाएगा, लेकिन साल्ट वाला जो कंटेंट है वो लंग्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से मरीज को हो जाएगा केमिकल निमोनिया। तो आप क्या नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं ट्यूब को ब्लॉकेज के ओपन करने के लिए, नेवर एवर यूज टू एनएस, क्योंकि पेशेंट को आपने निमोनिया कर दिया, केमिकल निमोनिया कर दिया है जी। आपके पास में D5W या DNS है तो वो यूज कर सकते हैं, कभी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां तो शुगर है, D5 में DNS में, इनमें सब पे तो क्या है, शुगर है, और जहां शुगर होती है देयर इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इमीडिएटली वहां क्या होने की संभावना रहेगी, इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। वीएपी तो सबने सुना होगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, अगर किसी ने D5 और DNS अगर डाल दिया है ट्यूब में, डेफिनेटली उसको वीएपी हो जाना है। तो कभी आपको एनएस यूज करनी है, नेवर। आपको D5 यूज करनी है, नेवर। DNS यूज करनी है, नेवर। यूज क्या करना है आपको ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टिल वाटर।
डिस्टिल वाटर क्या करेगा, सीक्रेशन के साथ साथ में मिक्सअप होगा और जैसे सीक्रेशन से बाहर निकला फ्लो के साथ में तो वो भी बाहर आ जाएगा। सोडा बाइकार्ब एल्कलाइन बनाने के लिए, अगर एसिडिक हो जाता है ना, ब्रीथिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर्ली, तो पेशेंट एसिडोसिस में चला जाता है। जैसे आपने सोडा बाइकार्ब डाला तो वो एसिडोसिस को भी ट्रीट करेगा, एज वेल एज वो सीक्रेशन के साथ में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। म्यूकोमिक्स जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि मिक्स ऑफ द सीक्रेशंस, ओके, एंड लूज द सीक्रेशंस, तो इन तीनों में से कोई भी सॉल्यूशंस आपके पास में एक एग्जामिनर ने पक्का दिया होगा एग्जाम में, या तो डीडब्ल्यू होगा या फिर सोडा बाइकार्ब होगा, अदरवाइज म्यूकोमिक्स होगा। तो तीनों में से एक फ्लूइड लेना है और उसमें से ट्यूब में डालना है, उसके बाद में अम्बोबैट से उसको 2-3 बार करना है और उसके बाद में सक कर लेना है। दिस इज द वे ओपनिंग द ब्लॉकेज ऑफ द एंडोट्रिकल ट्यूब। अगर आपने ट्यूब में और कोई सॉल्यूशन डाल दिया इन 3 सॉल्यूशंस के अलावा, तो डेफिनेटली यू आर किलिंग द पेशेंट, नॉट सेविंग द पेशेंट। और दीज आर द बेसिक क्वेश्चन फॉर द आरएन। अगर आरएन को ये पता नहीं है ना, तो फिर डॉक्टरी लेवल का कोई मतलब ही नहीं है, और यहीं पे बच्चे मात खा जाते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द हाई प्रेशर अलार्म। ठीक है, हाई प्रेशर अलार्म को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पेशेंट के साथ में प्रॉब्लम विद समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट, और आरएनए क्या करेगी, चेक द किंक्स, ट्यूब बाइट, ब्लॉकेज और एनी काइंड ऑफ सीक्रेशंस। अगर किंक है तो अनकिंक करेगी ट्यूब को, अगर बाइट है तो अनबाइट करवाएगी, अगर ब्लॉकेज है तो सीक्रेशंस को रिमूव करेगी। हाउ टू रिमूव, डीडब्ल्यू जिसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर एंड सोडा बाइकार्ब ले सकते हैं, या म्यूकोमिक्स, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन यूज नहीं करना है। दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द हाई प्रेशर अलार्म। अगर आपको ये समझ में आ गया, देन यू कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली द लो प्रेशर अलार्म। लो प्रेशर अलार्म, समथिंग रॉन्ग विद द मशीन। अगर वेंटिलेटर डॉक्टर ने वो एग्जामिनर ने मेंशन किया है कि भाई लो प्रेशर अलार्म, तो आपके दिमाग में इमेज में आना चाहिए इमीडिएटली कि कुछ गलत किसके साथ में हो गया, मशीन के साथ में हो गया है। रॉन्ग विद द मशीन। अब मशीन के साथ में क्या रॉन्ग हो गया जी, तो इमीडिएटली आरएन क्या करेगी, चेक द कनेक्शन। अब एग्जामिनर पूछेगा कि भाई लो प्रेशर अलार्म जनरेट हो रही है, तो आरएन क्या करेगी, तो फिर वो चेक द किंग्स को देखेगी, ट्यूब बाइट को देखेगी, ब्लॉकेज को देखेगी, वो पक्का ये देगा, ये फिर एग्जामिनर को डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, ये पक्का उसमें दिया होगा। अगर किसी ने इसमें से किंग्स, ट्यूब बाइट, ब्लॉकेज भी टिक मार दिया तो गया बच्चा। ठीक है, एक गलत भी गया, एक सही भी गया, 2 मार्क्स गए नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको बेसिक मीनिंग पता होनी चाहिए दोनों की। हाई प्रेशर मींस समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट, जिसमें कि ट्यूब किंक, ट्यूब बाइट, ट्यूब ब्लॉकेज। अगर लो प्रेशर का मतलब होता है कि समथिंग रॉन्ग विद द मशीन, जिसमें से कि कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई है। अगर लो प्रेशर जैसे कि वेंटिलेटर सर्कुलेट डिस्कनेक्ट हो गया ट्यूब से, तो कैसे अलार्म आएगी आपके पास में, लो प्रेशर अलार्म। कहीं लीकेज हो रहा है, मतलब ट्यूब का कनेक्शन प्रॉपर्ली नहीं है, कहीं से जहां आपने कनेक्ट किया ना ट्यूब को, वहां से वो लीक हो रहा है एयर, तो कैसे आवाज आएगी आपके पास में, लो प्रेशर। अगर पायलट बैलून ठीक से नहीं फुलाया है, एयर प्रॉपर्ली नहीं डाली है, तो उसकी वजह से कौन सी आवाज आएगी जी, लो प्रेशर वाली। ट्यूब अगर डिस्कनेक्ट हो गई है या डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो कौन सी आवाज आएगी जी, ऐसे में लो प्रेशर अलार्म होगी। और अगर मशीन कहीं फास्ट हो गई है या मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो कौन सी आवाज आएगी जी, लो प्रेशर अलार्म आएगी। तो अब दोनों में बड़ा डिफरेंस है कि यहां पेशेंट के साथ में हो रहा था या मशीन के साथ में गलत हो रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, और लो प्रेशर जब अलार्म बजती है तो मशीन में कौन कौन सी, तो मशीन में एक तो कनेक्शन आप लिख लीजिए, चेक द कनेक्शन। आरएन का काम क्या होगा, चेक द कनेक्शन, कनेक्शन। ठीक है, जो कि वेंटी सर्किट का मैंने अभी आपको इमेज दिखाया था। चेक द लीकेज, कहीं पे एयर तो लीक नहीं हो रही है। डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और मशीन फास्ट। अब यहीं से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, कितनी बार भी घुमा करके पूछ सकता है, कितनी बार भी पूछ सकता है कि आपने हाई प्रेशर अलार्म देखी। ठीक है, लोग आप क्वालिटेटिव पढ़िए तो मजा आएगा, क्वांटिटेटिव में बात बन नहीं पाती है। ठीक है, बेसिकली कई बच्चों की बन जाती है, लेकिन जिनकी नहीं बन पाती नहीं बन पाती है। क्वालिटेटिव में बड़ा दम है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब क्वालिटेटिव स्टडीज है। हाई प्रेशर अलार्म, समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट। तो अब आरएन क्या करेगी, रजिस्टर नर्स का काम क्या है भाई, चेक करना। क्या चेक करना, पेशेंट से रिलेवेंट चीजें चेक करनी है। अब आपने सब कुछ करके देख लिया, यहाँ पे आपने किंग को अनकिंग देख करके देख लिया, अनबाइट भी देख लिया, सक्शन भी करके देख लिया, लेकिन फिर भी अलार्म जा नहीं रहा, तो फिर आरएन क्या करेगी, दिस इज द अनदर एम्स क्वेश्चन। तो क्या करेगी, टर्न ऑफ द अलार्म, अलार्म को बंद कर देगी, या फिर अलार्म के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगी। अगर आपने टिक कर दिया, यू आर गोइंग फॉर द फेलियर अगेन। ठीक है,
फिर उसमें ऑप्शन जानबूझ करके वो दे देगा कि आरएन इमीडिएटली इन्फॉर्म टू एससीपी। ठीक है, अगर आपने उसको इन्फॉर्म टू एससीपी कर दिया तो फिर आरएन अगेन फेल। वाई? कि भाई आरएन को आरएन लेवल का काम पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, किंग क्वींग सब कुछ चेक कर लिया, बात नहीं बन पा रही है, देन व्हाट आई कैन डू इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेज ऑफ एक्शन इज अम्बूवैग। आप अम्बूवैग उठाइए और अम्बूवैग से क्या करेंगे, मैनुअल वेंटिलेशन स्टार्ट कर देंगे। अम्बूवैग लेंगे, दोनों हाथों से प्रेस करेंगे ट्यूब से कनेक्ट करके और मैनुअल वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। देन यू कैन इन्फॉर्म टू एससीपी एज वेल एज योर जो सपोर्टिव स्टाफ, उसको आप इन्फॉर्म करेंगे। नेवर एवर इग्नोर द अलार्म, नेवर एवर। अगर आपने ऑप्शन में लिखा हुआ था कि इग्नोर द अलार्म, सडनली बज गई, फिर बंद हो गई, बज गई, बंद हो गई, देन आरएन क्या करेगी, इग्नोर कर देगी, आइदर वॉल्यूम को कम कर देगी, आइदर टर्न ऑफ कर देगी। नेवर एवर, कभी वॉल्यूम बंद करना ही नहीं है, डिक्रीज नहीं करना है। ठीक है, एज वेल एज इग्नोर तो करना ही नहीं है। ठीक है, करना क्या है कि सारी चीज करने के बाद में क्या करना है, अम्बो बैग लेना है और आपको क्या मैनुअल वेंटिलेशन करना है। ठीक है, मैनुअल वेंटिलेशन। मैनुअल वेंटिलेशन में जैसे कि आप करोगे एज वेल एज अम्बोबैक दबाओगे, उसके साथ में क्या करोगे, इन्फॉर्म टू एससीपी और अपने जो सपोर्टिव स्टाफ है उसको आप इन्फॉर्म करोगे। सो थ्रू दिस वे यू आर एबल टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। दिस इज द वेरी बेसिक लेक्चर अबाउट द वेंटिलेटर अलार्म्स। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे मोड्स की बात करते हैं कि व्हाट इज द वेंटिलेटर मोड। सो हियर इज आई एम गोइंग फॉर द राइटिंग क्रशर। I don't know how to delete them, so I can use this one only for which. Now we are going for the second things. This is called to mode of ventilator। देखिए कि वेंटिलेटर में कितने प्रकार के मोड्स होते हैं और मोड्स में कौन कौन से मोड्स कब कब एक्टिवेट करते हैं और कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आरएन की होती है, जो आरएन को पता होनी चाहिए। क्योंकि आरएन को आरएन का काम आना चाहिए, डॉक्टर का आए कि ना आए। अगर डॉक्टर का आ रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कम से कम आरएन को आरएन का काम आना चाहिए। तो अब इसके लिए मैं आपको वेंटिलेटर मोड, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए यहाँ पे, वेंटिलेटर मोड्स, वेंटिलेटर मोड्स। ठीक है, वेंटिलेटर मोड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2। दो प्रकार के मोड होते हैं, एक होता है वॉल्यूम मोड, और दूसरा जो होता है प्रेशर मोड, PRESSURE, प्रेशर मोड। ठीक है, वॉल्यूम मोड, वेंटिलेटर के दो मोड्स होते हैं बेसिकली मेजर। पहला एक वॉल्यूम वाला होता है, दूसरा प्रेशर सपोर्ट वाला होता है। ठीक है, वॉल्यूम वाला जो मोड होता है ना, उसके नीचे आप एरो लगाइए, फिर लिखिए ए असिस्ट कंट्रोल मोड, एसी मोड बोलते हैं इसको, एसी मोड। एसी मोड का मतलब होता है असिस्ट कंट्रोल मोड। असिस्ट कंट्रोल मोड के जस्ट नीचे आपको पता होना चाहिए कि असिस्ट कंट्रोल मोड होता क्या है। मैं आपको बता दूं, जो वॉल्यूम मोड होता है ना, ठीक है, इसमें जो पहला मोड होता है जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो होता है असिस्ट कंट्रोल मोड। असिस्ट कंट्रोल मोड का मतलब इसमें वेंटिलेटर इज डोमिनेंट। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए एसी मोड के साथ में। असिस्ट कंट्रोल मोड के साथ में हमेशा आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेंटिलेटर डोमिनेंट। अगर ये याद हो गया तो ये मोड खत्म हो गया आपका, वेंटिलेटर डोमिनेंट। या पेशेंट डोमिनेंट है या वेंटिलेटर डोमिनेंट है इस मोड में? वेंटिलेटर डोमिनेंट है। डोमिनेंट कैसे है कि भाई सारी जितनी भी ब्रीथ, एवरी ब्रीथ जो कि पेशेंट ले रहा है उसको क्या कर रहा है, वो क्या सपोर्ट कर रहा है वेंटिलेटर। ठीक है, पेशेंट का इतना रोल नहीं है, ज्यादा रोल किसका है जी, वेंटिलेटर का। हर ब्रीथ को वो सपोर्ट कर रहा है। कब यूज करते हैं, एक्यूट और क्रिटिकल कंडीशन में। ये क्वेश्चन आपका, सडनली पेशेंट आया अनकॉन्शियस हो गया, नाउ यू गोइंग फॉर द वेंटिलेट द पेशेंट, कौन सा मोड यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड टू एक्यूट प्लस क्रिटिकल पेशेंट। ठीक है, अब ये इस मोड में आपको तीन चीज याद रखनी है। वॉल्यूम में
अलग अलग दो मोड होते हैं। पहला जो मोड है आपका एसी मोड, एक का मतलब असिस्ट, सी का मतलब होता है कंट्रोल मोड। ठीक है, अब एसी मोड में क्या होता है कि वेंटिलेटर डोमिनेंट होता है इसमें, आपके पास में वेंटिलेटर का मेजर रोल होता है, कहने का मतलब ये है। और कब यूज करते हैं जी इस मोड को? एक्यूट कोई भी कंडीशन आ गया, पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो गया है या फिर क्रिटिकल की मरीज जाने वाला ही है, तो ऐसी कंडीशन में एसी मोड का यूज करते हैं। आई होप द फर्स्ट मोड इज क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड मोड की। ठीक है, दूसरा मोड होता है एस आई एम वी। एस आई एम वी की वो फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिंक्रोनाइज इंटरमिनेंट मेडेंट्री वेंटिलेशन। सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिनेंट मेडेंट्री वेंटिलेशन। ठीक है, अब एस आई एम बी मोड में क्या होता है, दूसरे मोड की बात कर रहे हैं हम। एस आई एम की इसमें क्या होता है, पेशेंट डोमिनेंट होता है। दोनों याद हो रहे हैं, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं, मैं आपको पिन पॉइंट बता रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सही जाने हैं। पेशेंट डोमिनेंट जी। अब यहाँ पेशेंट डोमिनेंट मतलब पेशेंट का एक्टिव रोल हो गया है, तो कब यूज करेंगे जी? ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट कॉन्शियस हो रहा है जी। ठीक है, तो कौन से मोड पे लेंगे? रिकवरी फेज में। जब पेशेंट, अब हम विनिंग के लिए जा रहे हैं, तो विनिंग के लिए कौन सा मोड काम पे लेते हैं जी? दिस इज कॉल्ड टू विनिंग और रिकवरी। रिकवरी या फिर विनिंग। अगर ये दो चीज समझ में आ गई तो आप समझ लो आपके वॉल्यूम वाले जो दो मोड होते हैं दोनों के दोनों क्लियर हो गए हैं। मैं अगेन समराइज करा दूं आपको कि देयर आर द वेंटिलेटर के दो मोड्स होते हैं, एक वॉल्यूम वाला मोड होता है और दूसरा मोड होता है प्रेशर वाला मोड होता है। ठीक है, वॉल्यूम मोड के अंदर दो मोड्स होते हैं, एक एसी मोड, एसी का मतलब असिस्ट कंट्रोल मोड, और असिस्ट कंट्रोल मोड का मतलब होता है कि पेशेंट वो सॉरी वेंटिलेटर इज डोमिनेंट ऑन द पेशेंट। सो कब यूज करते हैं जी? पेशेंट सडनली इन क्रिटिकल स्टेज, सडनली एक्यूट कोई कंडीशन आपके पास में आ गई है, तो एग्जामिनर पूछ लेगा पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस, व्हाट काइंड ऑफ वेंटिलेटर मोड वी कैन यूज? बीइंग आरएन यू मस्ट नो वी कैन गो फॉर द एक्यूट पेशेंट और क्रिटिकल पेशेंट इज एसी मोड ओनली। ओके, देन सेकेंडली एसआईएमवी, एग्जामिनर पूछ भी चुका होगा, पूछेगा बार बार कि भाई सर्जरी के बाद में उसने पूछ लिया पेशेंट रिकवर हो रहा है जी, अब रिकवर हो रहा है, अब खुद की ब्रीथ स्टार्ट हो गई, तो ब्रीथ स्टार्ट हो गई तो कौन सा मोड काम करेंगे? एसआईएमबी, क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइज मैनर होता है, पेशेंट भी अपना सांस लेता है एज वेल एज जहां जरूरत होती है वहां पे वेंटिलेटर सपोर्ट करता है उसको। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डोमिनेंट कौन होता है? पेशेंट डोमिनेंट होता है। और कब यूज करते हैं ये वाला एसआईएमबी मोड? मोस्ट ऑफ देम रिकवरी और विनिंग वाली कंडीशन में यूज करते हैं। तो होप सो आपको ये दोनों ही मोड क्लियर हो गए होंगे। पहला जो मोड है आपका एसी मोड और दूसरा है एसआईएमबी मोड। अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा ना वॉल्यूम मोड भी, तो भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपको ये याद होना चाहिए कि एक्यूट और क्रिटिकल कंडीशन में कौन सा मोड यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, तो एसी मोड करते हैं। क्यों? क्योंकि वेंटिलेटर डोमिनेंट होता है यहाँ पे। एसआईएमबी कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? कि पेशेंट सर्जरी के बाद में जैसे कि रिकवर हो रहा है, खुद की ब्रीथिंग खुद की आ रही है, ठीक है, वी कैन गोइंग फॉर द एक्सट्यूबेट द पेशेंट, जो कि जैसे कि ट्यूब निकालनी है तो खुद के ब्रीथिंग पैटर्न स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे में हम कौन सा सिंक्रोनाइज, क्योंकि उसमें पेशेंट प्लस मशीन, लेकिन डोमिनेंट कौन रहता है? पेशेंट। पेशेंट का खुद का ओन ब्रीथ होता है, जहां उसको सपोर्ट की जरूरत होती है वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है उसको ब्रीथिंग के लिए। तो दीज ऑल अबाउट द वॉल्यूम बेस्ड वेंटिलेटर मोड्स, एसी मोड, एसआईएमवी मोड। नाउ आई एम गोइंग फॉर द प्रेशर मोड। ठीक है, प्रेशर मोड में सबसे पहला आता है, प्रेशर के अंदर फर्स्ट वाला जो आता है इसको बोलते हैं पीसीवी। पीसीवी का प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, आप लिख लीजिए उसी के नीचे एरो लगा के, पीसीवी के जस्ट नीचे। आगे तो यहाँ फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, और नीचे एरो लगा के लिखिए पेशेंट फील अननेचुरल ड्यू टू द कंट्रोल्ड प्रेशर। ये आप लिख लीजिए यहाँ पे, पेशेंट फील अननेचुरल ड्यू टू द कंट्रोल्ड प्रेशर। मतलब पीसीवी के अंदर क्या होता है कि एक प्रेशर सेट कर दिया जाता है वेंटिलेटर के अंदर। ठीक है, अब जो मरीज अपना खुद का लंग्स कंपिटेंट नहीं है, तो उनमें क्या करेंगे, कुछ प्रेशर सेट कर देंगे मोड के अंदर, जिसको पीसीवी मोड बोलते हैं। भाई ये खुद मेंटेन नहीं कर पा रहा अपना ब्रीथिंग, तो पीसीवी मोड पे लेकर के स्पेसिफिक प्रेशर सेट कर देंगे, भाई इतना प्रेशर से डिलीवर होनी चाहिए ऑक्सीजन अंदर। तो क्या होगा इस मोड के साथ में? पेशेंट फील अननेचुरल। व्हाई? बिकॉज अगर मरीज का खुद का ब्रीथिंग थोड़ा भी आ रहा है ना, तो फिर पेशेंट को डिस्कंफर्ट लगेगा, कोई ऐसे लगेगा ऊपर से जबरदस्ती इसमें सांस फूंक रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? पेशेंट शुड बी सेडिएटेड, तो ये है इंपॉर्टेंट, सेडिएटेड।
अगर पेशेंट को पीसीवी मोड पे ले दे तो पेशेंट सेडेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज नहीं, पेशेंट बड़ा रेस्टलेसनेस होने लगेगा, हाथ पैर मारने लगेगा, बोले ट्यूब को बाहर निकाल के फेंक दो, मैं नहीं रख सकता, क्योंकि वो मशीन को तो पता ही नहीं, मशीन ने तो सेट कर दिया एक प्रेशर, उसकी रेट से वो डिलीवर कर रहा है, जो कि मैच नहीं हो पाती है मरीज से। तो अब कैसे मैच कराओगे? उसको पता, हमें पता है कि मरीज के लंग्स कंपिटेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उसको सेडेटेड कर देंगे। तो ऐसे मरीज जिनके लंग्स कंपिटेंट नहीं है लेकिन वेंटिलेशन की आवश्यकता है पर्टिकुलर प्रेशर के साथ में, तो इसलिए उसका कौन सा मोड यूज करते हैं? पीसीवी। ठीक है, पीसीवी के अंदर क्या होता है, मरीज को सेडेटेड करके रखना पड़ता है। तो एग्जाम में पूछ रहा है कि मरीज को सेडेटेड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, माइट बी पेशेंट फील अनकंफर्टेबल। व्हाई? बिकॉज मरीज क्या होगा, जैसे जैसे खुद के ओन ब्रीथ लेगा तो मशीन उसके साथ में कोलैबोरेट नहीं कर पाएगी, वो अपनी एक रेट के हिसाब से उसको ब्रीथिंग पैटर्न डिलीवर करती रहेगी। ठीक है, तो ये कब यूज होता है जी? सेडेटिव देकर के कौन सी कंडीशन में पीसीवी यूज करते हैं? ARDS, ये तो आपने सबने सुना होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि आपको एआरडीएस का परसेंटेज कौन सा मोड लगाना है, तो आपको याद होना चाहिए पीसीवी। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये इनके लंग्स सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, तो एक अब कोलैप्स हो गए तो अब उसको इन्फ्लेट करना है ना लंग्स को, तो एक प्रेशर सेट कर देंगे, उससे उसकी उस रेट पे वो डिलीवर करता रहेगा मशीन, वेंटिलेटर उसको, और जो वो डिलीवर होगा तो उसके लंग्स इन्फ्लेट होने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन शुड वी सेडिटेट द पेशेंट? जैसे जैसे पेशेंट कॉन्शियस होने लगेगा, इमीडिएटली पेशेंट बड़ा ही रेस्टलेसन होने लगेगा और ट्यूब को निकाल के फेंकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्रीथिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग वेंटिलेटर डिलीवर नहीं कर पा रहा जितना अमाउंट चाहिए उतना। तो आई होप द फर्स्ट मोड इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड मोड, दिस इज कॉल्ड टू पीएसवी। पीएसवी, पहले वाले में क्या था? प्रेशर कंट्रोल्ड था। इस वाले में क्या है? प्रेशर सपोर्टिव, सपोर्ट वेंटिलेशन, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन दूसरे वाले मोड में। ये सारे प्रेशर, नाम प्रेशर से पढ़ रहा है तो सब में पी लग के आएगा, देखना यहाँ पे पी, पी फोर प्रेशर, पी फोर प्रेशर कंट्रोल्ड, और यहाँ पे देखो सपोर्टिव। दोनों में समझ में आ रहा? थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या करता है? डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, सपोर्टिव कर देता है, तो आप पेशेंट को जितना ब्रीथ में प्रेशर लगाना पड़ता है, जितनी मेहनत कर रही थी, उसको थोड़ा सपोर्ट दे देगा। और क्या होगा, वो कब यूज करते हैं मोस्टली? ये जब वीनिंग वाली, जैसे आपने पहले मरीज को पीसीवी मोड पे रखा, नाउ पेशेंट इज गोइंग वेल और उसके लंग्स धीरे 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 कंपिटेंट होते जा रहे हैं, तो आप कौन से मोड पे रखेंगे? दिस इज कॉल्ड टू वीनिंग। अगेन विनिंग वाली कंडीशन, जैसे कि एआरडीएस का मरीज है, एग्जामिनर मेंशन कर दिया आपके पास में, लॉजिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अब उसका लंग्स कंपिटेंट हो रहा है धीरे 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 धीरे, बट स्टिल इज द प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग प्लान फॉर द एक्सट्यूबेट आइदर विनिंग, तो कौन सा मोड यूज करेंगे? पीएसवी मोड। पीएसवी का मतलब था प्रेशर सपोर्टिव वेंटिलेशन, पीसीवी का मतलब कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड में सेडेटिव और एआरडीएस की कंडीशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर विनिंग के लिए अगर आपको करना है तो कौन सा लेंगे? पीएसवी मोड यूज करेंगे। और लास्ट थर्ड वाला जो मोड है आपका वेंटिलेटर का, वो है सीपैप, सीपीएपी, ये तो सबने सुना होगा सीपैप तो। ठीक है, थर्ड वाला मोड कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, आप लिख लीजिए उसी के नीचे, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सीपैप का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और उसी के जस्ट नीचे एरो लगा के लिखिए डिलीवर कांस्टेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर, डिलीवर कांस्टेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर। और कभी यूज करते हैं सीपैप एपनिया, एपनिया की कंडीशन में यूज करेंगे, या फिर वेंटिलेटर विनिंग की विनिंग है, विनिंग दोनों कंडीशन। या तो जैसे कि आपने विन करना है, पेशेंट को वेंटिलेटर से रिमूव करना है, नाउ यू आर थिंकिंग पेशेंट इज वेल और अब इसको हटाना है, तो फिर कौन सा सीपैप, अगर फिर भी इनकम्पिटेंट लग रहा है, कभी कभी दिक्कत हो रही है मरीज को, तो फिर हम क्या करेंगे? सीपैप। सीपैप क्या होता है? नॉन इन्वेजिव होता है। ठीक है, बाहर से मास्क लगा करके, और फिर वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जैसे कि वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाता है। तो दीज ऑल अबाउट द वेंटिलेटर मोड्स। आज हमने 3 चीज सीख ली हैं। पहली जो चीज थी, फर्स्ट वाली जो चीज थी, उसको हमने वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर से पहले मैंने 2 चीजें बताई थी, एक तो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, और दूसरा मैंने बताया था वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब होता है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन प्लस
एक्सचेंज ऑफ गैसेज जिसमें O2 CO आती हैं। अब जो वेंटिलेशन होता है वो एक मशीन के द्वारा हम आर्टिफिशियली करते हैं बाहर की तरफ, जब जरूरत पड़ती है, लंग्स इनकम्पिटेंट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं वेंटिलेटर मशीन। और वेंटिलेटर किसको बोलते हैं कि एक मशीन जो कि आर्टिफिशियली ह्यूमन बॉडी के बाहर जा करके हम गैसेज का एक्सचेंज करवाते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन एज वेल एज जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो सब चीजें उसमें होती रहती हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया वेंटिलेटर अलार्म्स। तो एक हाई प्रेशर अलार्म, हाई प्रेशर अलार्म का मतलब समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट। तो अब आरएनए क्या करेगी, चेक द किंग्स, चेक द ट्यूब्स, चेक द ब्लॉकेज। अगर कोई सिक्रेशन तो इमीडिएटली रिमूव इट, अगर किंक है तो अनकिंक, अगर बाइट है तो उसको अनबाइट करवाएगी। एज वेल एज अगर सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए ब्लॉकेज दिख गया आपको तो कैसे रिमूव करोगे, सबसे पहले आरएन डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, नेवर। आरएन क्या करेगी, सबसे पहले चेक करेगी, उसके बाद में इंटरवीन करेगी। इंटरवीन में क्या करेगी भाई, DW लेगी, या तो डिस्टिल वाटर लेगी, या फिर सोडा बाइकार्ब लेगी, या म्यूकोमिक्स लेगी। क्या नहीं लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। RL नहीं लेना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके अंदर, सोडियम पोटेशियम, तो वो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कर सकते हैं पेशेंट को। एज वेल एज क्या, दूसरा क्या नहीं ले सकती, BNS D5 नहीं ले सकती, और कोई सोल्यूशन यूज नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि देयर इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें होता है शुगर, और शुगर करता है इन्फेक्शन क्रिएट। जहां जहां शुगर होता है, जैसे डायबिटीज में देखा है शुगर रहता है तो उसकी वजह से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सो दैट्स व्हाई वी आर कांट यूजिंग दीज अदर सॉल्यूशंस। ठीक है। अब लो प्रेशर अलार्म, समथिंग रॉन्ग विद द मशीन। अब जैसे एग्जामिनर ने बोला कि लो प्रेशर अलार्म बज रही है, तो आरएन क्या करेगी, आरएन सबसे पहले कनेक्शंस को चेक करेगी, जो वेंटी ट्यूब्स लगी हुई है उसको चेक करेगी, चेक द लीकेज देखेगी, कहीं एयर तो कम नहीं है पायलट बैलून में जिसकी वजह से एयर तो लीकेज नहीं हो रही है, एज वेल एज कहीं डिस्प्लेस तो नहीं हो गया, डिस्कनेक्शन तो नहीं हो गया, या फिर मशीन फास्ट तो नहीं चल रही जिसकी वजह से ये अलार्म आ रही है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गया। वेंटिलेटर अलार्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सेज in the exam purpose of the note set or AMC specific only. Okay, when उसके बाद में मैंने आपको बताया कि वो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दे सकता है इन सब क्वेश्चंस में, जैसे कि इन्फॉर्म टू SCP, या वेंटिलेटर के अलार्म को डिक्रीज कर देगी, या फिर वेंटिलेटर को के वॉल्यूम को कम वो बंद कर देना है। तो नेवर एवर डू दिस थिंग। अगर आपने सारे एफर्ट कर लिए, अनकिंग भी कर लिया, ट्यूब भी चेक कर ली, सब कुछ करने के बाद में बात बन नहीं रही, तो आपको करना क्या, मैनुअल वेंटिलेशन। मैनुअल वेंटिलेशन अम्बो बैग के थ्रू करोगे, और उसके साथ में कॉल टू SCP, SCP मतलब डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। दिस इज ऑल अबाउट द वेंटिलेटर अलार्म्स, दोनों अलार्म्स के बारे में। उसके बाद में मैंने बताया आपको वेंटिलेटर मोड्स, जिसमें कि सबसे पहले वॉल्यूम मोड। वॉल्यूम के अंदर की दो मोड्स आते हैं, एक AC मोड, A फॉर द असिस्ट, C फॉर द कंट्रोल्ड मोड। कौन डोमिनेंट रहता है जी, यहाँ पे वेंटिलेटर डोमिनेंट रहता है। और कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं जी, एक्यूट और क्रिटिकल कंडीशन, सडनली पेशेंट कोलैप्स हो गया, आप कौन सा मोड यूज अप्लाई करोगे जी, AC मोड अप्लाई करोगे जी। अगर सडनली की कंडीशन हो रही है तो आपको AC मोड पे जाना है, या एक्यूट या क्रिटिकल कंडीशन। दूसरा SIMV मोड, सेकंड मोड, इसमें पेशेंट डोमिनेंट रहता है, ठीक है। और कब यूज करते हैं इसमें ये जो SIMV मोड, जब पेशेंट रिकवरी के लिए जाता है या फिर विनिंग के लिए जाता है, ठीक है भाई। अब हमें ट्यूब निकाल दी है, पेशेंट के लंग्स कंपिटेंट है, तो हम क्या करते हैं, वीनिंग के लिए कौन सा SIMV नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे ARDS, जिसमें लंग्स ही कंपिटेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, प्रेशर सपोर्ट वाले वो मोड्स यूज करेंगे, जिसमें PCV होता है, प्रेशर कंट्रोल्ड, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम कंट्रोल्ड होती है कि आपने कंट्रोल कर दिया वहां पे कि भाई इतना डिलीवर होना है, तो उस हिसाब से वो डिलीवर होगा। कब, जब जब ये होगा तो पेशेंट कैसा होना चाहिए, सेडिएट होना चाहिए। क्या होगा, रेस्टलेसनेस हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि मरीज डिस्कंफर्ट फील करेगा, वो मरीज के पैटर्न के अकॉर्डिंग O2 CO2 डिलीवर नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से दिक्कत हुई। कब यूज करते हैं, PCV मोड, ARDS की कंडीशन में यूज करते हैं जी। और दूसरा मोड PCV से अगर पेशेंट कंट्रोल, अगर ठीक होता जा रहा है, तो फिर कौन से मोड पे जाएंगे, उसको विनिंग करना है तो फिर उसमें PSP मोड, सपोर्टिव, PS मींस सपोर्टिव, P फॉर प्रेशर। तो सपोर्टिव कब करेंगे, विनिंग वाले केस में जो ARDS का है, तब जाकर के हम यूज करेंगे PSV, स्पेसिफिक कंडीशन अगर मेंशन करता है तो। और लास्ट में जाकर के हम CPAP यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई उसने, हमने क्या देखा कि स्पेसिफिकली जितनी एयर हमें डिलीवर करनी थी, किया, पेशेंट रिकवर हो गया है, लेकिन बीच बीच में अब कभी कभी दिक्कत आ रही है, तो हम CPAP पे जा सकते हैं, जो कि नॉन इन्वेजिव होता है। वो पेशेंट क्या करता है, ओन ब्रीथ लेने शुरू कर देता है। तो जब जब जरूरत होती है तो CPAP की हेल्प। कब होता है CPAP, जैसे कि नाइट में एपनिया, सोते टाइम मरीज का सांस रुक गया सडनली, तो कौन सा क्या यूज करेंगे, CPAP यूज करेंगे जी। ठीक है। विनिंग, जो ARDS का पेशेंट है, जो विनिंग वाला केस है, तो कौन सा यूज करेंगे जी, CPAP यूज करेंगे। तो दीज ऑल अबाउट द मोड्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख लीजिए आप, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे। मैं इसको क्लीन कर देता हूं।
Hope so. Ventilator alarms and ventilator modes are clear in this class. I think little a bit hectic this class because you are joining few days ago. So this is the reason कि कोई भी चीज को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, और मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें बड़े ही एक्सप्लेनेटरी वे में होनी चाहिए। तो मैं एज वेल एज मैं आपको बता भी रहा हूँ, इमेज भी दिखा रहा हूँ, और इसके अतिरिक्त क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जिससे कि आप अपने नोट्स बना पाए प्रॉपरली, और लिखवा भी रहा हूँ। तो दिस इज द वे आई थिंक टीचिंग। वीडियो है तो जरूरत पड़ने पर मैं वीडियो भी डिलीवर कर दिखा दूंगा कि भाई कौन कौन सी चीज में कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास की जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। वेंटिलेटर मोड जो कि आपको सबको पता चल गया होगा, और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज और, जैसे कि पीप क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे आप डाल लीजिए हेडिंग पीप स्टार डाल के, सॉरी, पीप। पीप लिख लिए। सबने नाम तो सुना ही है जो नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पीप का मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ये पीप क्या करती है, प्रिवेंट करती है। उसी के जस्ट नीचे लिखिए पीप का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट एल्वोलियर कोलैप्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन। ये एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन मतलब सांस जब बाहर निकलता है ना, तो लंग्स कोलेप्स होते हैं। तो पीप क्या करती है, कोलेप्स नहीं होने देती है लंग्स को, ठीक है। तो लंग्स को कोलेप्स मतलब इंस्पिरेशन, जब सांस अंदर लेते हैं तब प्रिवेंट करती है, या फिर सांस को बाहर निकालते हैं तब प्रिवेंट करती है। तो पीप का काम होता है जब सांस बाहर निकालते हैं, एक्सप्रेशन के मतलब एक्सपायर मतलब बाहर निकालते हैं सांस को, एक्सेल करते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है, लंग्स कोलेप्स होने के चांसेस रहते हैं। तो पीप क्या करती है, कोलेप्स होने से बचाती है। उसी के जस्ट नीचे लिखिए एक्सप्रेशन के या एक्सेलेशन के जस्ट नीचे लिखिए और आगे नॉर्मल पीप। नॉर्मल पीप कितना होता है जी, नॉर्मल पीप होता है 5 CmS2O। अगर इससे कम कर दोगे तो लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर पीप को 5 से कम रख दोगे तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स होने के चांसेस। और 5 से ज्यादा जैसे जैसे बढ़ाओगे तो लंग्स में क्या होने के चांसेस रहेंगे, बैरोट्रोमा। तो दिस इज द वेरी कॉमन साइड इफेक्ट और वेरी डेंजर। जब पीप अगर अगर आपने इस प्रॉपरली सेट नहीं किया ना, तो पेशेंट गया आपका। अगर आपने पीप 8-10 कर दी है तो क्या होगा, बैरोट्रोमा। बैरोट्रोमा का मतलब एलोलाई रैप्चर। एक्सेसिव प्रेशर क्या होगा, पीप क्या करता है, प्रेशर देता है, तो प्रेशर के साथ में क्या होंगी, एलोलाई क्या होंगी, रैप्चर। अब यहां से पूरी कहानी शुरू होती है बैरोट्रोमा से। मैं यहाँ पे आगे नीचे लिखा देता हूँ। मोर देन अगर आपने 5 और 10 कर दिया है नॉर्मल पेशेंट पे, तो क्या होगा, पीप अगर ज्यादा होगा तो बैरोट्रोमा होगा। ये आपका कॉम्प्लिकेशन, बैरोट्रोमा, ठीक है। बैरोट्रोमा में क्या हो रहा है, एलोलाई रैप्चर हो रही है। बैरोट्रोमा का ब्रैकेट में लिख लीजिए एलोलाई रैप्चर, और उसी के जस्ट नीचे लिखिए पीप इफ मोर देन 5। तो आरएन क्या करेगी, क्लोजली मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द पेशेंट एज वेल एज ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैरोट्रोमा की वजह से होता है रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। रिफ्रैक्टरी, REFERECTORY, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, ठीक है। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि हाइपोक्सीमिया का मतलब ईमिया का मतलब ब्लड के अंदर O2 का लेवल कम हो गया। कब कम हो गया, कि आपने पीपीपी भी कंटिन्यूअस ज्यादा रखी है, O2 का लेवल भी 100% पे रखा है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल जब आप चेक कर रहे हो एबीजी में तो डिक्रीज आ रहा है। इसका मतलब उसकी एलोलाई रैप्चर हो चुकी है और पेशेंट के लंग्स अब कंपिटेंट है ही नहीं। ये क्यों हो गया है, कि या तो डॉक्टर ने या फिर आरएन ने ध्यान नहीं दिया। पीप नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा आपने सेट कर दी। नॉर्मली कितना था, 5 CmS2 होना चाहिए, आपने सेट कर दिया 10, 8, 10, 12 नॉर्मल पेशेंट के अंदर। तो इमीडिएटली नर्स क्या करेगी जी, कॉम्प्लिकेशन हो गया। कौन सा कॉम्प्लिकेशन, बैरोट्रमा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। तो अब कैसे पता चलेगा कि हाइपोक्सीमिया हो गया, मतलब पेशेंट का O2 लेवल मेंटेन ही नहीं है। उसमें आप देखोगे SpO2 प्रोब में आपने 100% ऑक्सीजन रखी है, पीपीपी भी डाके रखा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन मेंटेन नहीं है। इट मींस लंग्स इज गॉन, एलोलाइज रैप्चर्ड। दिस इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन। अगर पीप आपका मेंटेन नहीं है तो पेशेंट गोन फॉर द रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कि आपने कंटिन्यूअस पीपीपी बढ़ा के रखा है, एज वेल एज आपने ऑक्सीजन भी टॉप मतलब 100% पे रखी हुई है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का सैचुरेशन ब्लड में देखेंगे तो डाउन ही मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड टू रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। क्यों हो रहा है, ड्यू टू द बैरोट्रोमा। बैरोट्रोमा का मतलब क्या होता है, एल्वोलाई रैप्चर, ठीक है। दिस इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन। अगर ऐसा हो गया है तो आरएन मस्ट अवेयर हाउ टू मैनेज दिस कंडीशन,
ठीक है। तो अब आगे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है, बिकॉज आई थिंक टाइम इज टू मच ओवर। और कॉम्प्लिकेशंस अगर हम बात करें तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी कम से कम 1 घंटा चाहिए, और सारे कॉम्प्लिकेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है मैं आपको नाम लिखा देता हूँ, बेसिक चीजें बता देता हूँ। और फिर कब दोबारा क्लास होगी या फिर रेगुलर बैच में आप ज्वाइन करेंगे तब वो आगे हम कवर करवा लेंगे इसको। कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट लिख लीजिए, एबीजी इम्बैलेंस। एबीजी इम्बैलेंस फास्टली कर लीजिए, मुझे लगता है कि आज मैं काफी स्लो हूं, ठीक है। तो एबीजी इम्बैलेंस में क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। एसिडोसिस कब होगा जी? जब वेंटिलेटर को आपने कम सेट किया है पेशेंट के पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है या कम वेंटिलेट कर रखा है, जैसे कि उसको जितनी ब्रीथिंग चाहिए थी उतना नहीं कर रखा आपने, उससे कम कर रखा है, तो ऑक्सीजन कम डिलीवर होगी, तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वेंटिलेटर की अगर सेटिंग में अगर रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा सेट कर दी है, ऑक्सीजन ज्यादा सेट कर दी है, तो पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ये बड़ा ही लेक्चर है जिसमें कैसे मैनेज करते हैं वो मैं अभी जाने वाला नहीं। दूसरा जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वीएपी, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। तो आरएनए क्या करेगी वीएपी के केस में? एवरी 2 आवरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरी 2 आवरली चेंज द पोजीशन। पोजीशन पोजीशन चेंज करना है, आरएन का मेन काम है। 2-2 घंटे पे ओरल केयर करनी है। किससे करनी है ओरल केयर? क्लोरोहेक्जिडीन से। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ओरल केयर वाई क्लोरोहेक्जिडीन सॉल्यूशन एवरी 2 आवरली, ठीक है। क्लोरोहेक्जिडीन, CHLOROHEXIDINE, कितने पे? 2 आवरली, सेम ऊपर वाला लिख लीजिएगा, 2 आवरली। पोजीशन चेंज करनी है। क्लोरोहेक्जिडीन से क्या करना है? माउथ वॉश क्लीन करना, माउथ को क्लीन करना है, एज वेल एज क्या करना है? फिजियोथेरेपी एंड सक्शन, फिजियोथेरेपी एंड सक्शन। तीसरा पॉइंट क्या होगा? फिजियोथेरेपी। तो उससे क्या होंगे? लंग्स एक्सपेंड हो गए। और सक्शन, तो सक्शन कहीं कोई ब्लॉकेज होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो दीज 3 इंपॉर्टेंट सक्शन important point you must know in the case of VAP, ventilator associated pneumonia। थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन आप तीसरा लिखिए, तीसरा कॉम्प्लिकेशन रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, जो मैं अभी बता चुका हूं आपको। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सीमिया का मतलब, रिफ्रैक्टरी का मतलब हो गया कि बैरोट्रोमा, लंग्स की एल्वोलाई रैप्चर हो गई है। कैसे पता चलेगा जी रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया हो गया है? तो आप पेशेंट को कंटिन्यूस पीपी बढ़ा करके रखे हो, एज वेल एज ऑक्सीजन भी 100% पे रखे हो, लेकिन फिर उसके बाद में भी उसका अगर ब्लड में O2 का लेवल चेक करते हो तो वो वेरी लेस आता है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो उसमें क्या करना है जी रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया की कंडीशंस में? तो अब इसमें हाई लेवल की ऑक्सीजन देने से को फायदा है, यही तो एग्जामिनर पूछेगा आपको एम्स में। डिक्रीज द ऑक्सीजन, मतलब आप क्या करना है? लेवल ऑफ ऑक्सीजन डेस्पाइट गिविंग टू हाई लेवल ऑफ, ठीक है। तो अब क्या करोगे? अब इसमें परफॉर्म द नॉर्मल वेंटिलेशन। वो ऐसे आपको जानबूझ के कोई भी ऑप्शन दे देगा, भाई रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया हो गया है। अब रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया में आरएन क्या कर सकती है? तो क्या करेगी? परफॉर्म नॉर्मल वेंटिलेशन, ठीक है। अम्बो बैग लेंगे, उससे ऑक्सीजन लगाएंगे, उसको बार बार प्रेस करेंगे और डिलीवर होगा। एंड कोल्ड टू एससीपी, दिस इज द मेजर रोल फॉर द आरएन। तो 2 चीज आपको याद होनी चाहिए, जब जब रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया होगा, परफॉर्म मैनुअल वेंटिलेशन एंड कॉल टू एससीपी। उसके बाद में दोनों काम, पहले डायरेक्टली डॉक्टर को कॉल नहीं करना है। कोई भी अलार्म बजी डॉक्टर को कॉल कर दिया, गलत। यही तो करते हैं बच्चे आंसर में, कॉल टू डॉक्टर, कॉल टू डॉक्टर। अरे भाई आरएन को आरएन काम पता होना चाहिए। अलार्म बज रही है, हाई प्रेशर अलार्म बज गई, क्यों बज रही है? समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट, ट्यूब को चेक करना है जी। लो प्रेशर बज रही है अलार्म, तो क्या करना है जी? समथिंग रॉन्ग विद द मशीन, तो मशीन को चेक करना है, कनेक्शन चेक करना है जी। डॉक्टर को कॉल करना नहीं करने की आवश्यकता, सबसे पहले आरएन खुद का काम करेगी। और फिर जब जो एंश्योर कर लेगी, कहां तक एंश्योर करेगी? अम्बो बैग तक जाएगी, सक्सीक्रेशंस को रिमूव करेगी। अलार्म को बंद करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कर दिया तो खत्म है आपका काम फिर एग्जाम में। तो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन। चौथा कॉम्प्लिकेशन लिखिए, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है? डी इंक्रीज डीप ब्रीथिंग कैन कोज टू डिक्रीज द बीपी। आप लिख लीजिए उसके जस्ट नीचे, इंक्रीज डीप ब्रीथिंग कैन कोज टू डिक्रीज बीपी। तो अब आरएन का क्या काम है जी? अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया है, जो वेंटिलेटर पे है, आप देख रहे हो कि बीपी कम होता जा रहा है मरीज का, एग्जामिनर ने सेट कर दिया है कि एक पेशेंट है वेंटिलेटर पे है, और आपने पीप ज्यादा सेट कर दिया है, नाउ यू आर सीइंग द बीपी इज गोइंग फॉलिंग। तो व्हाट कैन डू द आरएन? तो आरएन क्या करेगी? बीपी मैनेजमेंट के लिए क्या करेगी? उसको मेजर करेगी, एज वेल एज इन्फॉर्म टू इमीडिएटली एससीपी। डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, सर वेंटिलेटर में सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है, इमीडिएटली आप आइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? मॉनिटर द बीपी, अगेन रीचेक द बीपी एंड इन्फॉर्म टू एससीपी।
नेक्स्ट लिखिए 5वां नंबर का एटलेक्सिस, जो कि सबको पता है, ए टी ए टी ई एल ए सी टी ई एस आई एस, एटलेक्सिस। एटलेक्सिस का मतलब होता है लंग्स कोलैप्स्ड। आपने सब कुछ किया, उसके बाद में भी लंग्स कोलैप्स हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है जी, धीरे धीरे जैसे जैसे लंग्स कंपिटेंट होंगे, तो ऐसे में आरएन का रोल होता है एजुकेट टू पेशेंट फॉर द डीप ब्रीथिंग। कैसे करवाओगे उसको, एक्सरसाइज के बारे में कैसे बताओगे, डीप ब्रीथिंग, जैसे कि स्पाइरो, टेक डीप ब्रीथ होल्ड एंड एक्सहेल, स्पाइरो। उनको बोलना है कि बीच बीच में खांसते रहना है। सर्जरी के बाद में देखा मरीज को नहीं देते हैं, मरीज को जगा के रखते हैं, मूवीज में देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा होगा तो। क्यों? क्योंकि लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्यूब निकालते हैं ना, उसके बाद में मरीज को घंटे 2-4 घंटे के लिए सोने नहीं देते हैं, हर 10-15 मिनट में उसको बोलते हैं खांसते रहना है, ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो। तो नर्स का काम क्या होगा, बीच बीच में उसको पूछना है कि भाई 5-7 बार 10 से 15 टाइम घंटे के अंदर कम से कम कफ करते रहना आपको, ठीक है। और एडिशनली क्या कर सकती है आरएन, चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और लास्ट में क्या कर सकती है, अगर एटलेक्सिस फिर मैनेज नहीं हो रहा तो फिर वो बाईपैप पे जा सकती है, एंड एज वेल एज इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ठीक है। सो दीज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। मैं बहुत डेप्थ में जा नहीं रहा, क्योंकि बहुत से पॉइंट थे, बस बेसिक बेसिक चीजें मैंने आज की क्लास में बताई हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा वेंटिलेटर, पहले सब 5 मिनट में मैंने आपको वेंटिलेटर की जितनी भी एसेसरीज थी, इमेज थी, वो मैंने दिखाई थी, ताकि आपको वेंटिलेटर का आइडिया लग जाए। और जिनको पहले से पता था वेल एंड गुड। फिर मैंने आपको वेंटिलेटर के अलार्म्स बताई, ठीक है। अलार्म्स के अंदर हाई प्रेशर अलार्म थी। हाई प्रेशर अलार्म का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग विद द पेशेंट, ठीक है। और रॉन्ग विद द पेशेंट, तो नर्स क्या करेगी, चेक, सबसे पहले चेक आंसर में लगा देना है, जब जब हाई प्रेशर होगा चेक। चेक क्या करेगी जी, आरएन ट्यूब देखेगी कहीं किंक तो नहीं होगी है, कहीं पेशेंट ने दांत से दबा तो नहीं रखा है, कहीं बाइट तो नहीं कर रखा है कहीं, ठीक है। वो सब कुछ क्या करेगी, आरएन इंश्योर करेगी। अगर कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, कहीं सीक्रेशंस तो नहीं फंसे पड़े हैं, ठीक है, तो इमीडिएटली आरएन क्या करेगी, सक्शन करेगी। सीक्रेशंस है तो अगर किंक है तो अनकिंक करेगी इस ट्यूब को, ठीक है। सीक्रेशंस को रिमूव करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करने, जो मैंने आपको बताया कि डीडब्ल्यू, डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं। सैलाइन कभी नहीं यूज करना है, आरएल कभी यूज नहीं करना है। आपके पास में D5 DNS कभी यूज नहीं करना। करना क्या है, म्यूकोमिक्स, सोडा बाइकार्ब, ये यूज कर सकते हैं। दूसरा, लो प्रेशर, समथिंग रॉन्ग विद द मशीन, मशीन के साथ में कुछ गलत हो गया है, ठीक है। तो अब मशीन को ठीक करने के लिए क्या, मशीन में क्या क्या चेक करेगी आरएन, सबसे पहले कनेक्शन देखेगी कि डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है पेशेंट, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो गई है, कहीं कनेक्शन लूज तो नहीं हो गया है, कहीं एयर तो कम नहीं है जिसकी वजह से एयर लीक हो रही है। और अगर ये सब कुछ करने के बाद में भी अलार्म कंटिन्यू है, तो फिर आरएन क्या करेगी जी, मैनुअल वेंटिलेशन स्टार्ट कर देगी। उसको बंद कर देगी, अलार्म को कभी नहीं करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। टिल उस तक तो आरएन का ही काम है कि सबसे पहले मैनुअल वेंटिलेशन, देन कॉल टू एससीपी, तब जाके डॉक्टर का नंबर आता है। इससे पहले तो सारे काम आरएन के हैं। अब आरएन अपना काम नहीं करती है तो फिर एग्जाम में फेल ही होना होता है। दिस इज द रीजन फॉर द फेलियर, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मोड्स ऑफ द वेंटिलेटर, देयर आर द 2 टाइप, एक तो वॉल्यूम मोड था और दूसरा प्रेशर मोड था। वॉल्यूम मोड में 2 मोड्स बताए मैंने, एक असिस्ट कंट्रोल्ड। असिस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि सारा कंट्रोल किसके पास में रहता है, या फिर डोमिनेंट कौन रहती है, वेंटिलेटर रहता है, सारा कंट्रोल वेंटिलेटर के पास में रहता है। एवरी ब्रीथ को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। कब यूज करते हैं, क्रिटिकल कंडीशंस हो गई पेशेंट की तब यूज करेंगे उसको, या फिर सडनली कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, एक्यूट कोई कंडीशन आ गई तब यूज करेंगे। दूसरा मोड कौन सा होता है, एसआईएमबी मोड। कब यूज करते हैं एसआईएमबी मोड को, पेशेंट, इसमें होता क्या है, पेशेंट डोमिनेंट रहता है, मतलब पेशेंट के खुद के ब्रीथ आते हैं, तब हम एसआईएमबी मोड पे लेते हैं। कब लेते हैं जी, रिकवरी, सर्जरी के बाद में पेशेंट रिकवर हो रहा है तब। वीनिंग वाली कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। तो दीज ऑल अबाउट द वॉल्यूम मोड। और फिर उसके बाद में मैंने बताया प्रेशर मोड। 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेशर मोड, जो प्रेशर मोड होता है उसमें पीसीवी, पी फॉर प्रेशर, सी फॉर कंट्रोल्ड, आपने फिक्स कर दी है। अब मरीज आपकी फिक्स वॉल्यूम के साथ एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो क्या करोगे जी, सेडेटिव दोगे मरीज को, ठीक है। मरीज को सुलाना पड़ेगा, तभी काम बनना आपका, नहीं तो फिर मामला क्या करेगा, मरीज ट्यूब को निकाल के फेंक देगा। तो अब सेडेटिव और उसको कौन सी कंडीशन में इसको पीसीवी मोड को यूज करते हैं जी, एआरडीएस की कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मोड है आपका पीएसवी, प्रेशर सपोर्टिव वेंटिलेशन। सपोर्टिव का मतलब कि अब मरीज पहले से इंप्रूव हो गया है, अब थोड़े सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, जो कि सांस पे ज्यादा जोर पड़ रहा था उसको थोड़ा सपोर्ट दे देगा, ठीक है। कब यूज करते हैं कि एआरडीएस के बाद में जब पेशेंट रिकवर होता है तो पीएसवी मोड पे लेके जाते हैं, वीनिंग वाली कंडीशन पे। और फिर उसके बाद में किस पे ले जाते हैं, जो सीपैप पे ले जाते हैं। सीपैप क्या करता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर पे प्रेशर देता रहता है, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है,
कि ये क्या करता है, कब यूज करते हैं, जैसे कि नाइट के टाइम पे यूज कर सकते हैं, मरीज को एपनिया हो रहा है, स्लीप एपनिया हो रहा है, तब यूज कर सकते हैं इस मोड को। या फिर वेंटिलेटर वीनिंग की कंडीशन, जो कि एआरडीएस के बाद में हमने पीएसपी पे रखा और फिर अब वीनिंग पे जा रहे हैं, देन वी आर यूजिंग फॉर देम। एक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, पीप। पीप का मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। नॉर्मल पीप कितना होता है, 5 cm/H2O। अगर इससे कम रख देंगे तो लंग्स इन्फ्लेट नहीं होंगे, अगर 5 से ज्यादा रख देते हैं एक नॉर्मल पेशेंट में, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट जैसे कि सीओपीडी का है तो उसमें 6-7 रख सकते हैं, डिपेंड करता है जिसके लंग्स की कैपेसिटी। लेकिन नॉर्मल पेशेंट है वो पी 7-8 रख दिया तो क्या होने के चांसेस रहेंगे, लंग्स की एलोलाई डैमेज होने के चांसेस होंगे, तो उसको बोलते हैं लंग बैरोट्रोमा। और उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपने कंटिन्यूअस पीपी मेंटेन करके रखा है टॉप लेवल पे, एज वेल एज आपने 100% ऑक्सीजन भी देके रखी है, लेकिन उसके बाद में भी क्या हो रहा है, पेशेंट को ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा, ब्लड में O2 लेवल डिक्रीज आ रही है, तो दिस इज द अनदर कॉम्प्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड टू बैरोट्रोमा ड्यू टू द उसकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। फिर मैंने लास्ट में बताया आपको कि सम कॉम्प्लिकेशन, जिसमें एबीजी इंबैलेंस। एबीजी इंबैलेंस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब होता है कि अगर आपने वेंटिलेटरी रेट कम रखी है, O2 का लेवल कम रखा है वेंटिलेशन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन। तो अब क्या करना है कि अब रेट बढ़ा देनी है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं, अपने आप ही वो एल्कोलिसिस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अपोजिट क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, मतलब आपने रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा रख दी है, 20 से ऊपर रख दी है, 16 से ज्यादा 18, 20-22 रख दी है, ऑक्सीजन भी ज्यादा रखे, तो एल्कोलिसिस कंडीशन में चला जाएगा। तो करना क्या है जी, जो आई रेशो उसको कम कर देना है। बहुत डेप्थ में लेक्चर है, मैं अभी बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। दूसरा क्या कॉम्प्लिकेशन, तो वीएपी हो सकता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। आरएनए क्या करेगी, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवरली, ठीक है। अब पोजीशन चेंज करने के अलावा और क्या क्या कर सकती है, ओरल केयर किससे करेगी, क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन, कितने घंटे में 2 आवरली करेगी। और क्या कर सकती है, आरएन फिजियोथेरेपी करवा सकती है और सक्शन कर सकती है, जिससे कि लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे, बच जाएगा पेशेंट। देन लास्ट जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। लास्ट में इज द हाइपोटेंशन। एग्जाम में पूछ सकता है एम्स में ऐसे कैसे आपको डायरेक्टली, कि भाई एक पेशेंट है और आपने पीप ज्यादा रखा हुआ पेशेंट का, एंड नाउ वी आर सीइंग स्लोली बीपी इज गोइंग डाउन, दिस इज कॉल्ड टू हाइपोटेंशन। क्यों, वेंटिलेशन की वजह से हाइपोटेंशन, हाई ऑक्सीजन की वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है। तो आरएन क्या करेगी, मॉनिटर द बीपी एंड इन्फॉर्म टू एससीपी, मतलब डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देगी। देन वी गो फॉर द फर्दर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट, जो एटलेक्सिस, मतलब लंग्स कोलैप्स हो गए हैं, तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे डीप ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। 10 से 15 टाइम्स को कम से कम घंटे में एक बार 10 से 15 टाइम्स को क्या कराना है, कफिंग करवानी है मरीज को, उसे बातें करते रखना है, उसे चेंजिंग द पोजीशन एवरी 2 आवरली कराते रहने हैं, और जरूरत पड़ने तो बाईपैप का यूज करना है। बाईपैप भी एक मशीन होती है जो मैनुअली करते हैं, ठीक है। बाईपैप क्या होता है, बाईपैप होता है मैनुअल, मतलब बाहर की तरफ से, जिसमें कि आपको नॉन इन्वेजिव प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, इन्वेजिव नहीं होता है, नॉन इन्वेजिव मतलब बाहर से फेस लगा करके, और फिर वो आर्टिफिशियली ब्रीथिंग प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है एक तरीके से। विनिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं, कोई पेशेंट है जो अपना सांस पैटर्न ब्रीथिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है शॉर्टर टाइम के लिए, देन वी कैन गो फॉर द BiPAP। सो दीज ऑल अबाउट द वेंटिलेटर। होप सो everyone get some most important things about the ventilator. And now I am seeing your comments, what are you doing. I will close the word file here, as well as I will see what are you doing. So how is the class, just you can mention in the comment box. I want to see your progress. Stop sharing. So